प्रतिपक्ष श्री जयराम ठाकुर जी से आग्रह करूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो शोकोद्गार माननीय मुख्यमंत्री जी से माननीय सदन में प्रस्तुत किए हैं, मैं भी उसमें अपनी बात कहने के लिए यहाँ खड़ा हूँ। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि हम सबको मालूम है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनका जन्म 26 सितंबर 1932 को हुआ था और उस दौरान हुआ था जब भारत स्वतंत्र नहीं था, और बहुत लंबे राजनीतिक जीवन के पश्चात और समाज में सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र में ही काम नहीं किया, उनने बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों में काम किया। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जिक्र किया, अपनी एक पहचान बनाई और उस योगदान को स्मरण करते हुए मैं उनके निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके योगदान को स्मरण करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मनमोहन सिंह जी, जिन्होंने अपना जीवन जो है वो एक प्राध्यापक के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत की, मैं बहुत सारी डिटेल्स में न जाकर के सिर्फ यही कहूंगा कि कैरियर की शुरुआत के साथ साथ में उन्हें भारत सरकार के कई अहम पदों पर जो है अपना दायित्व जिस प्रकार से उनको मिला उसका निर्वहन किया है। आरबीआई के अध्यक्ष के रूप में, वाणिज्य मंत्री में 1971 में, मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के रूप में, और उसके बाद इस प्रकार से मैं देख रहा हूं कि आज तक जितने भी प्रधानमंत्री रहे, जिनकी पृष्ठभूमि इस प्रकार की रही हो, वो बहुत कम देखने को मिलता है। आमतौर पर प्रधानमंत्री एक नेतृत्व का एक फेस होता है, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जिस सहजता और सरलता के साथ बतौर प्रधानमंत्री भी काम किया, ये अलग परिस्थिति है कि एक राजनीतिक फेस के रूप में उन्होंने अपना परिचय स्थापित करने का प्रयत्न भी नहीं किया। एक प्रशासक के रूप में, एक एकेडमिशियन के रूप में और एक विजन के साथ काम करने वाले व्यक्ति के रूप में इस प्रकार से उन्होंने अपनी छवि को स्थापित किया और वो निश्चित रूप से उसमें जो है वो सफल भी हुए। एक परिस्थिति बनी कि जब केंद्र में सरकार बनाने का विषय आया, लोग कुछ और चाहते थे शायद, लेकिन उसके बावजूद उनके नाम का प्रस्ताव आगे आया और वो देश के प्रधानमंत्री बने। और उससे पहले मैं इस बात को भी मैं देख रहा हूं कि राज्यसभा में रहे, राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में रहे 1998 से 2004 तक, और इस बीच में उनको एक बार दिल्ली से चुनाव भी लड़ाया था, लेकिन चुनाव नहीं जीत पाए थे। लेकिन उसके बावजूद भी जिस प्रकार से उनका काम करने का तौर तरीका सहजता और सरलता के साथ, चाहे वो संगठन में, चाहे वो संगठन के साथ साथ में, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में, वो उनने उसको कायम रखा। और आखिरकार 2004 में आम चुनाव में वो देश के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली
और उसके बाद 22 मई 2009 को भी दूसरी बार वो देश के प्रधानमंत्री बने। 10 वर्ष तक देश के प्रधानमंत्री रहे। 1987 में उनको पद्म विभूषण मिला। 1957 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जवाहरलाल नेहरू जन्म शताब्दी पुरस्कार उनको मिला। 1993-1994 में वर्ष के वित्त मंत्री के लिए एशिया मनी अवार्ड मिला। 93 में वर्ष के वित्त मंत्री के रूप में यूरो मनी अवार्ड मिला। 1956 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एडम स्मिथ पुरस्कार से वो सम्मानित किए गए। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को जो है वो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड सहित अन्य विश्वविद्यालयों द्वारा मानक उपाधि भी उनको प्रदान की गई। पूरे देश भर के लिए उनका एक योगदान रहा है। और जहां हिमाचल के संदर्भ में हिमाचल के लिए भी जहां इंस्टीट्यूशन का जिनका जिक्र कर रहे थे, ठीक है, बतौर प्रधानमंत्री उनकी मंशा इस बात को लेकर के ये हिमाचल पहाड़ी प्रदेश है, इस प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए हमको योगदान करना चाहिए, उस दृष्टि से उन्होंने अपना सहयोग किया। और जितने इंस्टीट्यूशन का यहां पर जिक्र किया उनमें से कुछ इंस्टीट्यूशन की शुरुआत जो है वो चाहे वो घोषणा के रूप में हुई, बाद में उनको जमीनी हकीकत पर लाया गया, लेकिन उसके बावजूद उनके उस योगदान को हम स्मरण करते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के दुखद निधन से ये क्षति मैं समझता हूं कि एक राजनीतिक दल को ही नहीं, एक परिवार को ही नहीं, ये पूरे देश की एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। और मैंने इस बात को भी देखा कि देश के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी उनके प्रति बहुत सम्मान का भाव रखते थे, आदर का भाव रखते थे। और ऐसे व्यक्ति जो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री रहते हुए पे उन पर बहुत कम टिप्पणी होती थी। और ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में अपना कार्यकाल उन्होंने पूरा किया जहां विपक्ष के प्रहार का उनको बहुत ज्यादा सामना नहीं करना, क्योंकि सहजता सरलता उनके जीवन का जो हिस्सा थी वो एक बहुत बड़ी उनकी ढाल थी। और सबसे बड़ी बात इस बात को मैं जरूर कहना चाहता हूं, उस कार्यकाल में नीचे क्या हुआ वो बात अलग है, लेकिन उसके बावजूद प्रधानमंत्री रहते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की छवि जो है बहुत साफ सुथरी छवि रही। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं उनके इस दुख निधन पर अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और ईश्वर उनके परिवार को उस दुख को सहन करने की शक्ति दे, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। और उनके योगदान को हम सब लोग स्मरण करते हैं। और मैं ये जरूर चाहूंगा कि इस माननीय सदन में ये शोकोद्गार के माध्यम से ये प्रस्ताव उनके परिवार तक अवश्य पहुंचे। और इसी प्रकार से अध्यक्ष महोदय किशन कपूर जी, जिनका जन्म 25 जून 1951 को हुआ था, एक ट्राइबल की बैकग्राउंड के थे, गद्दी समुदाय से थे। 5 बार वो इस माननीय सदन के सदस्य रहे, 3 बार मंत्री रहे, 2 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय धूमल जी के नेतृत्व में जो बनी, उस सरकार में वो हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री रहे। और जब मुझे हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो मेरे साथ भी मंत्रालय में मेरे साथ थे। और मैं इस बात को मैं कह सकता हूं कि उनकी छवि भी एक ईमानदार नेता के रूप में और स्पष्टवादी नेता के रूप में जो है वो जानी जाती है, पहचानी जाती है। मुझे अच्छी तरह से याद है जब वो मेरे साथ मंत्रिमंडल में थे, लोकसभा का चुनाव आया 2019 का, महत्वपूर्ण महकमे के साथ मेरे साथ मंत्रालय में काम कर रहे थे।
पार्टी को एक फैसला लेना था। वो फैसला इस संदर्भ में लेना था कि कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव के लिए कौन लड़े, लोकसभा के लिए कौन लड़े। आदरणीय श्री शांता कुमार जी उस वक्त वहां के सांसद थे, लेकिन पार्टी ने एक फैसला किया कि 75 की एज के ऊपर जो नेता पूरे देश भर में हैं, लोकसभा के चुनाव में अब की बार वो चुनाव ना लड़े। हमारी बैठक चल रही थी। आदरणीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी ने मुझे इस बात के लिए आदेश किया कि आप श्री शांता कुमार जी के पास जाकर के ये पार्टी का आग्रह जो है पहुंचाइए और उनको उस बात के लिए तैयार करें, क्योंकि बहुत सारा दबाव था कि शांता कुमार जी चुनाव लड़े। शांता कुमार चुनाव लड़ना भी चाहते थे, लेकिन पार्टी ने एक व्यवस्था की कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे और उसके साथ साथ में उनसे पूछा जाए कि किस व्यक्ति को चुनाव लड़ाया जाए। तो ये बहुत कठिन विषय था हमारे सामने, लेकिन उसके बावजूद मैं आदरणीय श्री शांता कुमार जी के पास गया। मैं पार्टी का जो पक्ष था वो उनके समक्ष रखा और मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता कि शांता कुमार जी ने तुरंत सहज रूप से इस बात को स्वीकार किया कि जीवन भर मैं पार्टी के काम के लिए काम करता रहा। मैं पंचायत के चुनाव से लेकर के लोकसभा के चुनाव तक, राज्यसभा के चुनाव तक सब चुनाव मैंने लड़ लिए और ऐसे में अगर पार्टी का ये फैसला है, नीतिगत फैसला है, तो मैं स्वीकार करता हूं। फिर अगला प्रश्न यही था कि चुनाव कौन लड़ेगा और चुनाव पर लड़ने के लिए शांता कुमार जी की अनुकूलता उस लोकसभा क्षेत्र के लिए हमारे लिए आवश्यक थी। उनका सुझाव महत्वपूर्ण था। उन्होंने 2 नामों का जिक्र किया और उस नाम के जिक्र करने के साथ फिर हमको लगा कि श्री किशन कपूर जी को चुनाव लड़ाना चाहिए। और रात को लगभग 1:30 बजे के समय मैंने किशन कपूर जी को फोन किया। पहले तो फोन उठा नहीं, फिर जब दूसरी बार फोन किया तो हमने उनसे इस बात के लिए पूछा, तो अचानक वो इस बात को लेकर के हैरान थे। एक बार उन्हें साफ मना कर दिया कि नहीं, मैं तो यहाँ पर ठीक हूँ, अच्छी तरह से मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ। हमने कहा पार्टी विचार कर रही है, इस पर मेरा विषय नहीं है। और उन्हें कहा मैं सोचता हूँ, विचार करता हूँ। और थोड़ी देर बाद मैंने कहा विचार करिए, सुबह बात करते हैं। लेकिन सुबह होने से पहले थोड़ी देर बाद उसके बाद उनका फोन दोबारा आया और कहा कि अगर पार्टी का यही फैसला है तो मैं इसको स्वीकार करता हूं। इच्छा ना होने के बावजूद ये पार्टी का फैसला है, मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। और फिर अध्यक्ष महोदय, उनको चुनाव लड़ाया गया और पूरे देश में वोट शेयर के हिसाब से वो सबसे ज्यादा वोटों से जीते। लगभग 4,80,000 के करीब वोटों से वो चुनाव जीते और वो 72% जो है उनका वोट शेयर था उनका, मतलब वो वोट लिया। और सबसे बड़े अंतर से पूरे देश भर में जीतने में वो दूसरे स्थान पर आए। उसके बाद एक सांसद के नाते उनने काम किया, अपने क्षेत्र के लोगों की सेवा की। इस बात को लेकर के जरूर उनने हमसे भी बात की, जो माननीय वर्तमान के मुख्यमंत्री जी से जो बात की, इस बारे में उन्होंने हमसे भी उस वक्त बात की थी कि जो कांगड़ा एयरपोर्ट है इसका एक्सपेंशन होना चाहिए। लेकिन एक प्रक्रिया के माध्यम से हमने कहा कि चीजों को आगे हम बढ़ाने के प्रयत्न कर रहे हैं, हमने किया भी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो एक ट्राइबल के नेता होने के बावजूद भी बात को स्पष्ट कहने की स्थिति में रहते थे और इस बात के लिए वो जाने जाते हैं। चाहे वो कैबिनेट की बैठक होती थी, किसी विषय पर जब एजेंडा होता था तो उनका मत बड़ा स्पष्ट होता था बहुत सारे विषयों को लेकर के। ये उनकी एक बहुत बड़ी विशेषता रही। अपने लंबे जीवन का कैरियर में उन्होंने जो
योगदान दिया उसको पूरा प्रदेश आज याद करता है। पिछले दिनों अध्यक्ष महोदय वो अस्वस्थ चल रहे थे ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में, जब मुझे मालूम पड़ा कि वो बीमार हैं। पिछले जब वो सांसद थे, अभी चुनाव नहीं हुआ था, तो मैं उनको मिलने के लिए गया था। तो मैं थोड़ा देखा कि स्वास्थ्य में काफी गिरावट आई। थोड़ा उनका किडनी का इशू था, लंग्स का कोई इशू था, ऑपरेशन एक सर्जरी के एक प्रोसेस में से वो गुजरे, लेकिन उसके बाद वो रिकवर कर गए थे बहुत ठीक होकर के। लेकिन बीच में स्वास्थ्य में फिर से गिरावट आई और मैं चंडीगढ़ में पीजीआई में किसी सिलसिले में गया था। वहां मुझे मालूम पड़ा कि किशन कपूर जी हॉस्पिटल में पीजीआई में एडमिट हैं, और पीजीआई में एडमिट है तो मैं उनसे मिलने के लिए गया। तो उस वक्त वो ठीक बात कर रहे थे, कहा कि मुझे 2 दिन बाद छुट्टी होने वाली है। लेकिन जब डॉक्टर से सलाह की, डॉक्टर से मैंने बातचीत की, तो डॉक्टर ने कहा कि इनकी किडनी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और ऐसा लगता है कि अब वो सारी सिचुएशन रिवर्स होगी, ऐसी बहुत ज्यादा संभावना नहीं लग रही है। स्वाभाविक रूप से हमको भी इस बात को लेकर के चिंता हुई। लेकिन एक बार वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर के घर भी गए, लेकिन घर में फिर से उनकी तबीयत खराब होने के बाद दोबारा एडमिट किया गया और ब्रेन हेमरेज इस कदर हुआ कि उसके बाद वो कोमा में ही चले गए और उसके बाद वो कोमा से बाहर नहीं निकल पाए। और एक साथी के नाते हमारे लिए सचमुच में बहुत पीड़ा का विषय है कि छोटी आयु में एक साथी हमने खोया, जिनके साथ हमने वर्षों से काम किया। और स्वाभाविक रूप से हिमाचल प्रदेश की राजनीति में उनका एक कंट्रीब्यूशन रहा है, एक ट्राइबल नेता के रूप में, एक मंत्री के रूप में, एक विधायक के रूप में, एक सांसद के रूप में। मैं उनके दुखद निधन पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं, भावनाएं व्यक्त करता हूं। परिवार को उस दुख को सहन करने की ईश्वर शक्ति दे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।